देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धि के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि 8 जो बड़े फैसले अब तक मोदी सरकार ने लिए हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, वो 8 बड़े फैसले क्या हैं। वो जब से 8 वर्ष पूरे हुए हैं उसके बाद से लगातार हम टेलीविज़न माध्यम से या अखबार के माध्यम से ये सारी चीज़ें देखते रहे। लेकिन और आज डॉक्टर कराड से जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा परिचय डॉक्टर कराड का मैं देना चाहूँगा कि पेशे से सर्जन हैं और कोविड काल में इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम किया था। और कोविड काल में महाराष्ट्र में खास तौर पे जो माइग्रेंट की समस्या थी, जो बाहर से दूसरे राज्यों से जो महाराष्ट्र में लोग आए थे और लॉकडाउन के कारण जिनको परेशानी हो रही थी, उनको दिल खोल करके दोनों हाथों से इन्होंने मदद किया था। और उस दौरान इनको लोगों ने जाना और मैं भी इनका नाम उस दौरान ही जाना कि डॉक्टर कराड भी कोई हैं महाराष्ट्र में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोविड काल में आपने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन एक मेरा पहला सवाल ये है कि पेशे से आप सर्जन हैं और काम जो है अभी आप वित्त विभाग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो कुछ परेशानियां आपको हो रही होगी। हालांकि अर्थव्यवस्था की जो पहली सर्जरी मोदी सरकार ने की थी नोटबंदी करके, वो सर्जरी हम लोग देख चुके हैं। उस सर्जरी के बाद आप आए हैं, तो अब देश को कौन सी ऐसी चीज़ें एक सर्जन के रूप में, जो एक सर्जन है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, अभी राज्य मंत्री भी हैं, कौन सी वैसी चीज़ आप देना चाहते हैं? कौन से वैसे जो 8 स्टेप हैं वो एवरीबडी नोज, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि वो 8 बड़े कदम क्या हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो अब तक सरकार ने लिए हैं, जो रिमार्केबल हैं, लोगों के दिमाग में अभी भी जो है अपनी छाप छोड़ चुके हैं, उनके बारे में बताइए। और अगले 8 कदम क्या होंगे आपके, उसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे मैं प्रस्ताविक में बताया, प्रधानमंत्री जी को प्राइम मिनिस्टर की पूरे 8 साल हो गए हैं शपथ लेने के बाद। 8 साल होने के बाद जो अचीवमेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट नो करप्शन और जीरो करप्शन गवर्नमेंट है। अगर 2014 के पहले की हम याद निकालें तो उसी टाइम हर दिन कुछ ना कुछ करप्शन की बात आती थी, लेकिन ये 8 साल में एक ही करप्शन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त बोला था, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इस वक्तियों के साथ उन्होंने सभी के तरफ से काम चल रहा है उनके नेतृत्व में। दूसरी मैं उपलब्धि बताना चाहता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये $8 बिलियन का एक टारगेट था, लेकिन $80 बिलियन तक हम पहुँचे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 8 साल में हमें उपलब्धि मिली है। उसी के साथ हमारा एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन का था, अभी वो $600 बिलियन तक हम पहुँचे हैं। ये भी बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है। उसी के साथ उद्योग में ट्रस्ट बेस्ड एटमॉस्फेयर बना सके, इसीलिए उद्योजकता हमारी बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम जो हमें उपलब्धि मिली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसी से पर्टिकुलरली मैं बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन जैसी चीज़ जो हमारे देश में बनी और हमारे नागरिकों को वैक्सीन मिल सका, जो वैक्सीन हमारे नागरिकों को मिला है, सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन भारत देश में हो चुका है। और ये केवल एंड केवल हम खुद भारत देश वैक्सीन बना सका, और सिर्फ बनाने के बाद हमारे देशवासियों के साथ अलग अलग राष्ट्रों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है, दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री ने माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में है। बिल्कुल। एक चीज़ कराड साहब सब कहते हैं कि कोविड काल में अर्थव्यवस्था की हालत पूरे वर्ल्ड में, ना केवल भारत की बात करें हम, पूरे वर्ल्ड में सभी जितने भी देश हैं, बड़े से बड़े देश में कोविड ने वहाँ की अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ दिया। बावजूद इसके भारत में भी असर हुआ, लेकिन बावजूद इसके भारत अभी भी डट के खड़ा है और महंगाई यहाँ पे है, बेरोजगारी भी यहाँ पे हुई, महंगाई भी है। लेकिन बाकी देशों की तुलना में अगर करें तो यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है ये बार बार सवाल कर रहा है कि जिस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए या जिस तरीके से रोज़गार पे बात करना चाहिए सरकार को, तो सरकार रोज़गार पे बात नहीं करती है। सरकार जो है महंगाई पे बात नहीं करती है, लेकिन अपनी योजनाओं को कहती है कि हम योजना
जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह दिख नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि आप बताएं, आज क्लियर करें कि सरकार ने जो किया है वो जनता को दिख क्यों नहीं रहा है। और अगर देखना चाहती है अगर कोई जनता, तो कहां दिखे जो जनता को साफ पता चले कि नहीं यहां पर बेरोजगारी थी, सरकार की इस योजना के कारण जो है ये चीजें यहां खत्म हुई हैं। आपने कोविड की बात किया। कोविड के टाइम दुनिया में हर जगह परेशानी थी और उसी वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंदर अलग अलग पैकेजेस जाहिर किया और उसी में जो उद्योगों के लिए जो पैकेज दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें 4.5 लाख करोड़ उद्योजकों को पैकेज दिया और ECLGS स्कीम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इस स्कीम से माध्यम से उद्योजकों को फायदा मिला, उनको पैसा मिला और उतना ही नहीं तो जो उद्योग, अगर पैसा नहीं मिलता तो उद्योग बंद होते थे, बंद नहीं हुए और लोगों को रोजगार मिलता रहा। और इसीलिए हमारी इकोनॉमी जो बाकी देशों की है उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर मैं बताना चाहता हूं कि इसका एक ही एग्जांपल बताना चाहता हूं कि हमारा जीएसटी कलेक्शंस हमारा अपेक्षा से भी ज़्यादा आ रहा है। और ये क्यों कि लेकिन हलचल चालू है और उद्योग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली डिफरेंट अलग अलग जो पैकेजेस दिए थे वो पैकेजेस का फ़ायदा हमें मिल चुका है। एक चीज़ अक्सर जब भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर से बात होती है तो आम जनता चाहे जितने भी सवाल कर लो, एक सवाल लोग ज़रूर जानना चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर है, अब सरकार की अपनी चुनौती है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। जो कोविड काल में सरकार ने बेनिफिट्स बांटे थे सरकार को, जो उनका खजाना खाली हुआ था, उन खजाना को भरने के लिए टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट करना है, लेकिन साथ में टैक्स पे छूट भी देना है। और जो मिडिल क्लास की अपेक्षाएं हैं सरकार से कि उन्हें टैक्स में छूट मिले और उन्हें राहत मिले, तो ले दे करके मिडिल क्लास की हमेशा से ये शिकायत रही है सरकार से, जो आप सब्सिडी देते हैं या गरीबों को राहत पहुंचाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सारे बोझ जो है अल्टीमेटली आकर के मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है। तो सरकार मिडिल क्लास के लिए क्या कर रही है? जो 8 साल तो बीत चुके, 8 साल में मिडिल क्लास को शायद उतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिखा कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। तो आने वाले सालों में मिडिल क्लास के लिए सरकार के पास क्या योजना है? मैं बताना चाहता हूं, कोविड के टाइम डिफरेंट अलग अलग स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, चाहे उसमें मेडिसिन सप्लाई हो, चाहे उसमें वेंटिलेटर जैसा इंस्ट्रूमेंट सप्लाई हो, ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हॉस्पिटल में वैक्सीन्स देना हो, तो गवर्नमेंट के बहुत सारा खर्चा करना पड़ा। लेकिन ये खर्चा होने के बावजूद भी लोगों को, कुछ लोगों का ऐसा भी लगा था कि अभी इनकम नया बजट में इनकम टैक्स का बोझा नागरिकों के ऊपर आया, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो। लेकिन एक ही ये इसमें बजट में एक पैसे का भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। मुझे लगता है ये उपलब्धि है। बिना पैसे, बिना टैक्स बढ़ाते हुए हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है और वो मजबूती के साथ चल रही है। ये उपलब्धि है। नहीं, टैक्स नहीं बढ़ाया, ये उपलब्धि है, लेकिन टैक्स कम करने की जो चाह रहे थे मिडिल क्लास, जो टैक्स का बोझ कम किया जाए, लिमिट जो है थोड़ा बढ़ाया जाए, और उसके बारे में अब तक, क्योंकि हर एक बजट में मिडिल क्लास की यही अपेक्षाएं होती है कि टैक्स में कुछ राहत दी जाए, कम किया जाए। लेकिन 8 सालों में मिडिल क्लास को एक बार केवल राहत मिली है, उसके बाद से कोई राहत दिख नहीं रही है। तो क्या आने वाले सालों में कुछ है? क्योंकि मिडिल क्लास है, देश के की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान रहता है, लेकिन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलता। नेचुरली मिडिल क्लास को या किसी को लगता कि हमें सहूलत मिलना चाहिए, लेकिन देश चलाते समय कुछ मजबूरियाँ रहती है। और अभी तो हम एक क्राइसिस में से निकल रहे थे, तो क्राइसिस में निकलते समय टैक्स कम नहीं किया, ये बात बराबर है, लेकिन आगे क्या होगा मैं अभी तो बता नहीं सकता। उस टाइम सिचुएशन क्या होंगी और उस टाइम अलग डिसीजन हो सकता है, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ले सकते हैं। लेकिन अभी तो देश चलाने के लिए आप जैसे बोले कि टैक्स कोई भी कम नहीं किया है।
हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी हैं जो शायद आपसे अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार मीनाक्षी या शिवानी अगर है तो एक बार माइक दें। बिल्कुल। जो अभी तक ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है बहुत अच्छा रहा है कंपेयरिंग टू कि अगर कोविड का टाइम भी निकल गया, रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ, सप्लाई चेन डिसरप्शन भी थे, तो भी 8% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट एक बहुत ही प्राइड वाली बात है पूरे देश के लिए। लेकिन इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूं सर आपसे कि इनकम इनइक्वालिटी में भारत बहुत ही पीछे है। अगर हम देखें 1% भारतीय जो एसेट्स होल्ड करते हैं तो वो 53% है और 10% जो होल्ड करते हैं वो है 76% और जो बॉटम 50% है उसके पास सिर्फ 4.1% की वेल्थ है हमारे देश के अंदर। उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत है, ये बात जैसे बोल रहे इनइक्वालिटी बहुत है। इसमें गरीब लोग ज़्यादा है, मिडिल क्लास भी है और रिच लोग बहुत कम है। लेकिन ये इनइक्वालिटी कम करना, इसलिए मोदी गवर्नमेंट का यही है कि प्राइमरी लेंडिंग कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लोन कैसा मिले, उनका बिजनेस कैसा बढ़े, इसलिए अलग अलग स्कीम्स निकले हैं। उसमें मैं बताना चाहता हूँ जो नए युवक है और युवकों को अगर बिजनेस चालू करना है, उसके पास कुछ कोलैटरल देने के लिए कुछ नहीं है समझो, तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुद्रा योजना चालू किया है, जिसमें 50,000 से लेके 10 लाख तक लोन विदाउट कोलैटरल मिल सकता है। उतना ही नहीं तो जो गरीब में गरीब जो स्ट्रीट वेंडर्स है, अगर वो काम कर रहे तो किसी के तरफ से पैसा लेके वो काम करते हैं और उनको ब्याज देना पड़ता है, वो भी नहीं होना बोल के गरीब से गरीब लोगों को मदद मिलना। इसीलिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना, जिसी में 10,000 रुपये विदाउट एनी कोलैटरल स्ट्रीट वेंडर रास्ते पे काम करने वाले मजदूर को मिलते हैं। अगर उन्होंने सक्सेसफुली फ्रेंडली रिलेशंस बैंक के साथ रखे तो उनको 20,000 मिलते हैं और नया अभी 50,000 तक किया है। इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, ये इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश इस सरकार स्टार्टिंग से ही कर रही है और कुछ दिन के बाद हमें ऐसा भी लगेगा कि जो गरीब से गरीब स्टेटा जो है वो ऊपर बढ़ते हुआ दिखेगा और उनको भी राहत या इनको भी इकोनॉमी अच्छी रहेंगी ऐसा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जनधन योजना जो है, सरकार ने जनधन योजना जो बनाई है और इससे अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, सीधा फ़ायदा जो है उनके खाते में पहुंच सके, तो इससे भी मुझे लगता है कि इक्वालिटी की दिशा में सरकार ने एक आप जनधन योजना की बात निकाले। जनधन योजना ये हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अच्छी गरीबों के लिए योजना है। इस योजना अगर बैंक में मैं बताना चाहता हूँ, अगर 2014 के पहले अगर किसी को नेशनलाइज बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो बैंक में जाके 5,000 रुपये दे के उधर 2-4 बार जाना पड़ता था। लेकिन जनधन योजना के अंतर्गत बैंक ऑफिसर्स खुद कॉलोनी में गए, मोहल्ले में गए, विलेज में गए, वहाँ जाके गौर गरीब जनता का अकाउंट ओपन करे। और अकाउंट अभी तक मैं बताने को मुझे खुशी हो रही कि 45 करोड़ 20 लाख लोगों का अकाउंट जनधन के माध्यम से ओपन किया है। इतना ही नहीं तो मैं जो जैसी पहली बात बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस गवर्नमेंट में करप्शन जीरो है। तो ये जनधन अकाउंट आधार को लिंक किया, मोबाइल को लिंक किया, तो ये जाम ट्राइनिटी है। जनधन, जे स्टैंड्स फॉर जनधन अकाउंट, ए स्टैंड्स फॉर आधार, एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल। जाम ट्राइनिटी के वजह से एक है कि जो कोई सरकार की
डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना अंतर्गत 6,000 किसानों को मिलते हैं। कोविड के टाइम महिलाओं को 500 रुपए मिले तो उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डायरेक्ट मिले। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये 8 साल में हमें मिली। बिल्कुल, मुझे लगता है जो करप्शन लेस, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, जीरो करप्शन। और एक चीज मुझे लगता है कि सरकार जो राजीव गांधी या कांग्रेस की जब सरकार थी तो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया ऊपर से चलता है तो केवल 15 पैसा जो है वहाँ पहुँचता है। तो मोदी सरकार की ये योजना जो है, ये टारगेट है कि 100% जो बेनिफिट है वो जिनको देना है उनके खाते में ही सीधा पहुँचे। उसके लिए जनधन योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में से औरंगाबाद से आता हूँ, संभाजी नगर, और आप राजीव गांधी जी का नाम लिए तो उन्होंने उसी शहर में कहा था, हमारे शहर में, इसीलिए याद दिलाया आप। याद दिलाया yes। तो उसी शहर में कहा था, और उसी के बाद 20-25 कम से कम 35 ईयर्स हो गए, कुछ नहीं कुछ किया नहीं था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जनधन योजना हो, उसको लिंकिंग, आधार कार्ड हो, मोबाइल हो, और ये जो लिया है जाम ट्राइनिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक है ये दुनिया में कौन से देश के पास नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ भारत देश के पास, ये जनधन योजना के अंतर्गत। बिल्कुल, एक चीज जो जॉब क्रिएशन के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, बेरोजगारी, जॉब क्रिएट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, कितनी नई योजना क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है जो आने वाले सालों में नए जॉब क्रिएट्स हो, क्योंकि विपक्ष भी जॉब क्रिएट्स को लेकर के ही सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं। तो क्या सरकार के पास कोई योजना है कि आने वाले दिनों में जॉब सेक्टर को नए खोलेंगे? हालांकि अभी डिफेंस में उन्होंने किया है, लेकिन बाकी चीज़ों में क्या सरकार की योजना है? जॉब क्रिएशन में प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही बताया कि 10 लाख लोगों को हम जॉब देंगे। वो 10 लाख तो है, उसी के साथ अलग अलग सेक्टर के माध्यम से, अलग अलग योजना के माध्यम से जो हमारे पास उद्योग बढ़ेंगे, समझो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन के माध्यम से जो उद्योग आएंगे उसकी वजह से जॉब क्रिएट हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो काम चलेगा, जो रोड्स बनेंगे, समझो पोर्ट बनेगा, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का काम होगा, तो उधर भी जॉब क्रिएट होंगे। तो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएट हो सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर भी, जो प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले ही बताया कि 10 लाख लोगों को हम जॉब देंगे। तो वोकल फॉर लोकल की योजना है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, वोकल फॉर लोकल्स के बारे में भी बताएं, उसके जरिए कितना सरकार फ़ायदा पहुँचा रही है। इसी सरकार में एक महत्वपूर्ण जो घोषणा किया है वोकल फॉर लोकल। अलग अलग क्षेत्र में, समझो एक आधे स्टेट में एक बिजनेस अच्छा चलता है तो उसको इम्पोर्टेंस कैसा देना, उसी के साथ एक योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। समझो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ज्वार ज़्यादा बनती है तो ज्वार में से क्या प्रोडक्ट बन सकता है। अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में समझो कपास बनता है तो कपास में से और क्या बना सकते हैं। तो वोकल फॉर लोकल, तो जहाँ प्रोडक्शन होता है उसका मार्केटिंग करके वहाँ मार्केट कैसा बढ़ाना, और मार्केट के माध्यम से जॉब भी क्रिएट हो जाएंगे, और उसीलिए अलग अलग बैंक के माध्यम से मदद भी की जाती है, वो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन में भी उनको सहूलत दी जाती है। तो वोकल फॉर लोकल इज आल्सो ये बहुत ही बड़ा इस गवर्नमेंट का नारा है। बिल्कुल। और भी कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मंत्री जी से तो जी। डॉक्टर कराड़, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शैलेंद्र दुबे है। बाई प्रोफेशन में एंटरप्रेन्योर हूँ और बाई पैशन मीडिया पैनलिस्ट हूँ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का दिल्ली प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। चूँकि आप वित्त राज्य मंत्री हैं तो आपसे मेरा प्रश्न ये है, पिछले 8 वर्षों में सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए हैं अर्थव्यवस्था को लेके वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन 2016 से पहले जो हमारा कंट्री इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डिफिसिट में होता था, आज वो ट्रेड सरप्लस में है। तो वर्ल्ड में अगर हम 5 टॉप इकोनॉमी को देखते हैं तो उसमें चाइना जो है नंबर 2 पे है। तो मेरा पूछना ये है कि सरकार का क्या रोड मैप है जो आने वाले समय में हम चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस में होंगे। इसी में मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग
जो योजना है, तो अगले हमारे बजट में ही डिक्लेयर किया था कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे देश को स्वतंत्र होके 75 साल हो चुके हैं और अगला 25 साल ये हमारा अमृत काल रहेगा, जिसमें भारत एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन के आगे आएगा। और इसी में अलग अलग जो प्रोविजंस दिया है, तो उसमें एक मैं बताना सकता हूँ, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जिस शक्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़ाया दिया है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें रेल हो, रोड हो, पोर्ट हो या लोकल हो, तो ये सब कैसा बढ़े इसके ऊपर बढ़ोतरी दिया है। इसके साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट म्हणजे देश के हर नागरिक, चाहे हो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवक हो, उनको जॉब कैसा मिले और उनका बिजनेस कैसा बढ़े, इसके ऊपर भी दिया है। थर्ड थिंग, प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनके ऊपर भी बढ़ावा दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सभी लोगों को इन्वॉल्व कैसा करें, इसके ऊपर भी बढ़ावा दिया है। इसी के साथ ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस, तो लोगों में विश्वास बढ़ा के लोगों को में साथ लेके कैसा चले, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समझो हम 10 लोग आगे चल रहे और 10 लोग प्रयास कर रहे, तो इससे देश आगे नहीं जाता। लेकिन सब ने अगर प्रयास किया, सब ने अगर कोशिश किया, सबको अगर विश्वास दिया, तो हम सब आगे जा सकते हैं। और आने वाले कुछ साल में हम एक पूरे दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसा बढ़े, चाइना से भी आगे कैसा जाए, इसके ऊपर हम कोशिश कर सकते हैं। और कोई? हाँ, नमस्ते। जैसे कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल बहुत सारे, पर उन्हें बिना कोलेटरल के लोन नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनको कोलेटरल नहीं मिलता है, तो स्टार्टअप को लोन नहीं मिल रहा है, लोन बिना नहीं मिलता कोलेटरल उनको, बैंक से उनको। हमारे जो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, मुझे बताने के लिए आपको खुशी हो रही है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक अभी पॉजिटिव में आए हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है उनका, और बैंकों में ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। तो स्टार्टअप में जो नए स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में लोन देने के लिए अलग अलग स्कीम के माध्यम से अगर अप्लाई किए तो लोन मिलता है। और जो बड़े स्टार्टअप, जो बड़ा कुछ बिजनेस है, उसके तो कोलैटरल के सिवाय मिलता नहीं है, तो अलग अलग योजना में लोन मिलता है। और लोन मिलने के लिए इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने एक जन समर्थ पोर्टल 6 तारीख को इनॉग्रेट किया है, जिसमें अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बताया है। और इस स्कीम के माध्यम से अगर हमारे पूरे पेपर्स अवेलेबल है, तो बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि लोन देना है और बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं मिलेगी। जी बोलिए। मेरा नाम नीरा मिश्रा है। मैं एक संस्था चलाती हूँ द्रौपदी ट्रस्ट के नाम से। ये उत्तर प्रदेश में द्रौपदी का जन्म स्थान है। हम लोग महिला सशक्तिकरण पे जब काम करते हैं, तो 2016 की एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जो निर्भया केस हुआ था। उसके बाद सरकार ने वित्त मंत्रालय ने 1000 करोड़ एलोकेट करे थे फॉर स्पेशल स्कीम्स टू एम्पावर वुमेन। उसके बाद उसको बढ़ा के, जो मुझे जानकारी है कि उसको 2000 करोड़ करा था। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उस पैसे का क्या उपयोग हुआ, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल स्कीम्स हुई, और हमने जो प्रपोजल्स दिए उसमें वो क्यों नहीं गति ले पा रहे हैं। महिलाओं का सबलीकरण करना और महिलाओं को अलग अलग फैसिलिटीज़ देना, ये इस सरकार की पहली पसंद थी। तो आप जैसा बात बता रहे कि निर्भया स्कीम में कुछ पैसे रखे थे, वो रखे, ये भी बराबर है। और उन अलग अलग स्कीम्स महिलाओं को सशक्तिकरण के है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया में 50% महिलाओं को लोन लिया है महिलाओं ने,
जो SC, ST और महिला, ये 3 कैटेगरी के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसी में महिला उद्योग निकाल सकते हैं। उसी के साथ जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में भी महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा है जो महिलाओं ने पैसा लिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो देहात में महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो महिलाओं को उसी में भी 20 लाख रुपए तक लोन मिलता है। और मुझे बताने के लिए खुशी है कि ये जो लोन मिलता है, जो महिला जो लोन लेती है, तो उनका अकाउंट बहुत सारा NPA में कम है। जो उद्योग अच्छा करते हैं, उद्योग अच्छा करके बैंकों को रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, और जहाँ महिला, हाँ, बैंक्स आर वेरी हैप्पी टू गिव लोन टू द लेडीज। लेकिन देयर इज वन इम्पॉर्टेंट इशू यू हैव टू रियलाइज महिला सशक्तिकरण के लिए, द संस्कृति, जो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमारा जो सजेशन था कि देयर शुड बी अ स्पेशल एलोकेशन फॉर स्टडिंग, प्रोमोटिंग एंड ब्रिंगिंग आउट cultural inclusion of women. And cultural inclusion means कि how women are seen in the cultural aspect of different parts of India. वो चीज़ नहीं हो रही है, समानता, जेंडर इक्वालिटी फ्रॉम कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये इनके डिपार्टमेंट का सवाल नहीं है, इनके नो एलोकेशन ऑफ, बिकॉज ये जो इशू हुआ है निर्भया का, इट इज ऑन कल्चर। बिल्कुल मैम, अलग से सवाल पूछ लीजिएगा, कल्चर का रिलेटेड है। जी आप पूछिए। मंत्री जी सादर नमस्कार, मेरा नाम अनिल गर्ग है। मेरा सवाल इन्फ्लेमेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण अभी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 2 बार बढ़ाया, 40 पैसे और 50 पैसे करके 2 बार बढ़ा, और इसके साथ साथ ही बैंकों ने भी अपना मार्जिन रेट करीबन इतना ही बढ़ा दिया। यानी जिन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, हाउस लोन, उनकी EMI बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि करीबन 2% रेट उनका बढ़ गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो नए लोन लेने वाले हैं वो हतोत्साहित हुए हैं, और जिनका ऑलरेडी हाउस लोन है उनकी मजबूरी है, उनका EMI करीबन 2% बढ़ गया है। तो ये क्या अब आने वाले समय में इस पर कुछ अंकुश लगेगा, या कुछ हम इसको कम देखेंगे रेपो रेट को? थैंक यू। आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हमें सभी जन को पता है कि बिकॉज ऑफ द यूक्रेन और रशिया, इनकी जो लड़ाई चल रही है, तो इसी के वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। और पेट्रोल और डीजल ये बेसिक चीज़ है, इसके रेट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसमें कुछ डाउट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 बार प्रयास करके पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम किए, और अगर ये इन्फ्लेशन हम देखें दुनिया में, सिर्फ भारत में बढ़ रहे ऐसा नहीं है। हमारे नेबरर समझो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या दूसरे कोई भी देश आपने बोलो, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि कैसे कम हो। और कभी भी जो ऐसा है, तो इसी का एक भाग बोल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो आगे क्या होगा ये अभी तो इसी का अंदाज लेना ये बराबर नहीं है। ये युद्ध कितना दिन चलेगा, कैसा होगा, तो ये इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। बिल्कुल, पहले कोविड, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध, तो पूरे वर्ल्ड पे इसका असर है, भारत पे भी है। भारत इसे अच्छे से निपट, लेकिन कराड़ साहब सामने हो तो केवल वित्त मंत्रालय के केवल सवाल नहीं होने चाहिए। कराड़ साहब महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे भी 1-2 सवाल अगर हो जाए, अगर आप नाराज़ ना हो, अगर बुरा ना माने तो पूछो। महाराष्ट्र के बारे में भी चूंकि हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आए, हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं जी कि सर महाराष्ट्र से है तो कुछ सवाल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में करें। कि बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष में है, सत्ता में आने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो बीजेपी के एंगल से महाराष्ट्र में अभी जो चल रहा है उसके एंगल से मैं चाहूँगा, अभी BMC के चुनाव भी होने वाले हैं, तो बीजेपी वहाँ पर BMC को चुनाव को देख करके क्या किस तरीके से चल रही है? क्या सरकार के जो 8 साल हुए हैं, क्या इस चीज़ को BMC के इलेक्शन में सरकार भुनाने की में लगी हुई है या भुनाएगी? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के 23 सांसद चुन के आए और शिवसेना के 18, हमारा अलायंस था। कांग्रेस का सिर्फ 1 चुन के आया और राष्ट्रवादी के 4 चुन के आए थे। इस नतीजे को ख्याल रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में युति हो गई,
लेकिन युति होने के बाद सब जनता ने युति के फेवर में मैंडेट दिया, लेकिन हमारा जो उसी टाइम का मित्र पक्ष था शिवसेना, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए हमारे से जो युति थी युति तोड़ के जिनके खिलाफ पिछले 30-40 साल से लड़ते थे, कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना लड़ती थी, उनके साथ महाविकास आघाड़ी बनाई और महाविकास आघाड़ी बना के गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी का उधर चल रहा है और इस गवर्नमेंट में विकास के कुछ भी काम नहीं है। उसी तरह बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उस टाइम भाजपा और शिवसेना में हार्डली 5 या 6 नगर सेवक का फर्क था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम चल रहे, उसी के साथ हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम विरोधी पक्ष बोल के अच्छी भूमिका बजा रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये भाजपा जीतेगी और जीतने के बाद मुंबई जैसा शहर रहो या आने वाले विधानसभा रहो या लोकसभा, तो भाजपा बहुत ही अच्छी जीतेंगी। इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी जो 10 तारीख को इलेक्शंस हो गए तो हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में चुन के आते थे, तीसरा का जो क्वेश्चन मार्क था, लेकिन वो तीसरा भी हमारा चुन के आ गया और कम से कम 8 से 10 वोट एमएलए के हमारी तरफ शिफ्ट हो गए। तो मुझे भरोसा है कि जनता हमारे साथ है। 2 चीज़ें हैं। चुनाव में बीजेपी जो सरकार महाआघाड़ी सरकार है वहाँ पे उनके कामकाज का विरोध करते हुए, आलोचना करते हुए जो खराब काम किया है उसके आधार पर जाएगी, या जो मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए उस अचीवमेंट को बताते हुए आप बीएमसी चुन, चूँकि वो लोकल लेवल का चुनाव होता है, तो मुद्दे आपके कौन से रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर ही काम करती है और जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम अलग अलग जो काम चल रहे थे मुंबई में या महाराष्ट्र में, तो उस काम को इस सरकार ने स्थगित दिया है। मैं एग्जांपल देना चलता हूँ, मेट्रो का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था मुंबई में, अभी काम बंद है। हमारे देहात में मराठवाड़ा वाटर ग्रिड का टेंडर निकले थे जो 40,000 करोड़ का था मराठवाड़े के लिए, लेकिन इस महाविकास आघाड़ी सरकार ने स्थगिति दी। मैं जिस शहर से आता हूं उधर 8-10 दिन तक पानी नहीं आता, 55 किलोमीटर तक ये पानी की लाइन है, पानी का साठा है, लेकिन वहां से भी पानी नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता त्रस्त है और आने वाले समय में जनता भारतीय जनता के फेवर में जरूर रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, सवाल तो और भी कोई जनता अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल कोई है, कोई जनता अगर पूछना चाहे? जी दोबारा पूछ रहे हैं आप? हाँ, पिछली बार मैंने वित्त मंत्रालय से पूछा था, आज मैं भाजपा महाराष्ट्र के नेता से पूछना चाह रहा हूँ। अभी जो चुनाव हुए, पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो गठबंधन बनाया था शिवसेना ने के साथ, उसका रिजल्ट के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी ने विनिंग परसेंटेज सबसे अच्छा था, जितनी सीटों पर लड़ी सबसे ज़्यादा उसका विनिंग परसेंटेज आया। लेकिन शिवसेना के मुख्यमंत्री पद के लालच के कारण वो युति टूट गई और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। मेरा सवाल ये है, क्या अब, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ भी उठापटक होती रहती है, क्या आने वाले समय में जब वो दोबारा विधानसभा के चुनाव होंगे या अभी बीएमसी के चुनाव होंगे, क्या अभी ऐसी कोई संभावना बची है कि दोबारा शिवसेना के साथ इलेक्शन से पहले, प्री पोल इलेक्शन से पहले कोई युति बने, या अब इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है? शिवसेना जिस मुद्दे के साथ हमारी थी वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था हिंदुत्व, और हिंदुत्व के मुद्दे पे हम एक विचार से काम करते थे। विकास तो है ही, लेकिन दूसरा जो मुद्दा था हिंदुत्व, और इसी मुद्दे के ऊपर शिवसेना कांग्रेस के खिलाफ, राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ती थी। लेकिन ये हिंदुत्व मुद्दा बाजू रखते हुए चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए
शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी के साथ युति किया है और युति करने के बाद अलग अलग चीज़ मैं बताना चाहता हूं। जो हमारे शहर का नाम संभाजीनगर करना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने बताया था और हम उनको फॉलो करते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये जो संभाजीनगर नाम करना ये बाजू रखा है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे मैं बता सकता हूं। आने वाले समय में मुझे लगता है, मैं तो छोटा एक कार्यकर्ता हूं, शिवसेना के साथ युति असंभवनीय है और अगर बड़े नेता अगर डिसीजन ले तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन युति असंभवनीय है। हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और महानगर पालिका हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, भारतीय जनता पार्टी खुद के बल पे चुन के आएंगी और सरकार बनाएंगी। मेरा ये मानना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस युति को नेतृत्व प्रदान कर रही थी, तो जो पिछला चुनाव हुआ था वो जो महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था वो इस युति के पक्ष में दिया था और देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में लिया था। मेरा सवाल ये है, चूंकि शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लिए धोखा दिया और युति को तोड़ा और अन्य उन लोगों के साथ चलेगी जिनका उनका विचार के साथ सर्वाधिक विरोध रहा है, तो क्या महाराष्ट्र की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन देगी और उसके चलते इस बार क्या इतना समर्थन आएगा जो इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में नहीं देखा था? आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो वही चाहता हूं जो आपका क्वेश्चन है। नहीं, क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूं, विकास और हिंदुत्व ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और विकास के ऊपर ही काम कर रही। और विकास जो देवेंद्र जी के टाइम मुख्यमंत्री के टाइम जो हो गया वो बहुत ही अच्छा रहा है और जनता ने उस देख लिया है। इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा हो, लोकसभा हो या महानगर पालिका हो, मैंडेट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मंत्री, एक प्रश्न। अभी आपने जिक्र किया भाजपा सेना युति हिंदुत्व के विषय पर थी और ये शायद जब एनडीए में देखे तो सबसे पुराना भाजपा का सहयोगी दल अकाली दल और शिवसेना रही। तो क्या कारण था एक हिंदुत्व, एक अभी आपसे पहले माननीय गडकरी जी ने भी एक हमारी विचारधारा का जिक्र किया कि समाजवाद से अलग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस विचार को खींचा, जिस रेखा को खींचा, तो क्या एक बड़ा विषय, एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़े हिंदुत्व के लिए क्या भाजपा थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकती थी मुख्यमंत्री के पद के लिए और अपने सबसे पुराने सहयोगी? और मंत्री, एक दूसरा प्रश्न ये जो अभी आपने उत्तर दिया था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विरोध में शिवसेना चुनाव लड़ती थी, एक विपरीत विचारधारा ने साथ मिलकर सरकार बनाई, तो क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा गठबंधन विपरीत विचारधारा का गठबंधन नहीं था? धन्यवाद। जो इलेक्शन के पहले जनरली युति होने के पहले या कुछ आगाड़े होने के पहले कुछ डिसीजन होते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में एक समझौता था जिसका ज़्यादा आमदार उनका मुख्यमंत्री, जिनके ज़्यादा नगर सेवक उनके महापौर, ऐसा एक समझौता था। ये होते हुए भी शिवसेना ने गलत स्टैंड लिया ऐसा मुझे लगता है और उसी के साथ मेरे लेवल पे मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने की वजह से कभी भी हम सोचे नहीं थे कि शिवसेना कांग्रेस के साथ जाएंगी, क्योंकि पिछले 40 साल स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी जो शिवसेना प्रमुख थे और उनको सब महाराष्ट्रियन नहीं तो सब लोग हिंदुत्व वाले मानते हैं, देश वाले मानते हैं, तो उन्होंने स्थापन किए वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ कभी जाएंगे ऐसा नहीं लगा था। लेकिन ये पॉलिटिक्स है। सीएम पद के लिए शिवसेना महाविकास आघाड़ी साथ गई और सरकार बनाया, लेकिन उसी में मुझे लगता है हिंदुत्व राजकारण, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई भी रहेगा, कोई नहीं रहेगा, पॉलिटिक्स चलते रहेगा, लेकिन हिंदुत्व का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको पकड़ के रहना था, ऐसा मेरा विचार।
तो क्या समय की भाजपा समय का की जम्मू कमी है, कश्मीर में समय की कमी है पीडीपी भाजपा हरगोविंद जी, समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है, मंत्री जी को जाने का समय हो गया। मैं आखिरी सवाल मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बार बार हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं कि शिवसेना अपने हिंदुत्व के एजेंडे से समझौता कर लिया, क्या बीएमसी के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे रख करके चुनाव लड़ेगी? आपकी बात से जो मुझे अंदाजा लगा। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये तो भाजपा का नारा ही है, तो इस राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास, ये 3 मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद, हमारे इस कॉन्क्लेव में आप आए और अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, और राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व, इन तीनों मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और हम चाहते हैं, क्योंकि यही मुद्दा हमारा भी है। सुदर्शन भी हमेशा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के पत्रकारिता करता रहा है, और राष्ट्रवाद की पत्रकारिता को हम आगे ले जा करके एक नई मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आए हमारे साथ और अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।